नमस्कार, मैं कमला सिंह। आज हमारी टीम द तर्कस पहुंची है एक खास ऐसे नौजवान पत्रकार से बातचीत करने के लिए जिनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का रवीश कुमार कहा जाता है, जो यंगिस्तान, द लाइव टीवी और टाइम्स एक्सप्रेस, SW ऐसे तमाम चैनलों के साथ काम कर रहे हैं और आपकी एक अपनी अलग खास पहचान है। सवालों के लिए आप ज़बरदस्त सवाल उठाते हैं व्यवस्था पर, और आपका सपना है एक ऐसा समाज निर्माण का जहां पर समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो, और इस तरह के अपने मिशन को लेकर के आप लगातार काम कर रहे हैं। और बताते चलूं कि आपने मुझसे पहले सवाल पूछे हैं, कभी द लाइव टीवी के लिए, कभी यंगिस्तान के लिए, जो तमाम मिलियन लोगों तक मेरी बात को आपने अपने माध्यम से पहुंचाया था। और आज संजोग है कि मैं अपने द तर्कस चैनल के लिए आपसे बात करने के लिए आया हूं और बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक नौजवान जो आजमगढ़ की धरती से पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश में एक पहचान के रूप में उभर रहे हैं, ऐसे विजेंद्र जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। और मैं इनसे चाहूँगा कि वो आज की जो पत्रकारिता है, जो दशा और दिशा है, और मुख्य रूप से मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप इस पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे आप प्रेरित हुए, किससे प्रेरित हुए, कैसे उतरे? क्योंकि आप निहायत एक साधारण से गांव के, दूरस्थ गांव के रहने वाले हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि पत्रकारिता से आप कैसे जुड़े और आपको इसमें भी ये खास दिशा, जन दिशा कैसे मिली? तर्कस में आपका हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज मुलाकात हो गई और एक छोटा सा इंटरव्यू देने की पहली बार मेरी कोशिश करी। पत्रकारिता में हमने अपने युवाओं को लिए हमने एक सवाल किया अपने मन से कि मैं कौन हूँ। मुझे जवाब मिला कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अपना एक कमाने खाने वाला व्यक्ति था। तो मैं सोचा कि पत्रकारिता, हमारे एक मित्र थे प्रशांत त्रिपाठी, IBN7 में थे महाराष्ट्र में, हम भी वहीं पर थे, उनके साथ थे। एक छोटे से स्टिंगर के रूप में शुरुआत हुई मेरी, और खबरों के रेस में जब खबरें चलने लगी तो उस समय राज ठाकरे का उदय हुआ था। उन्होंने उत्तर भारतीय को सवाल जिन्होंने कहा कि पत्रकारिता में मैं कैसे आया, क्यों आया, क्या करना चाहता हूँ। देखिए, पत्रकारिता ये करना पहले तो बहुत मुझे लगा आसान काम, पत्रकारिता ये खाना खोलती है। लेकिन जैसे जैसे मैं इस क्षेत्र में नीचे जाता गया तो जितना कहावत है, ज्यों ज्यों भीगे कांवरी त्यों त्यों घरवर होए, ये अभी तक भारी होता चला ही जा रहा है। समाज में जिस तरह जितना हमने हल्के में समझा कि पत्रकारिता छोटा सा एक हमारा इलाका होगा, कोई जिला होगा, लेकिन जिले की पत्रकारिता नहीं है, पत्रकारिता पूरे देश की होती है। चौथा स्तंभ है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। तो ये जो चारों हैं स्तंभ हैं, इसको मजबूत करने के लिए पत्रकारिता में मैंने अपने दिल से पूछा कि मैं हूँ कौन। तो मेरा क्षेत्र पत्रकारिता नहीं था, मैं छोटा सा एक जॉब करने वाला व्यक्ति था, लेकिन पत्रकारिता की जो खुशबू है मेरे तक आती थी मेरे मित्रों के थ्रू। आज वो हमारे मित्र नहीं रहे, प्रशांत त्रिपाठी, उन्होंने मेरे प्रेरणा सूत्र रहे हैं। मुंबई में उनका घर तोड़ दिया गया, 2 गाड़ियां जलाई गई। राज ठाकरे के कौन नहीं जानता, उनकी राजनीति हुई है उत्तर भारतीयों को पिटवा कर हुई है, और उसमें मेरी पत्रकारिता शुरू हुई है कि क्या पत्रकार इतना निर्भीक कैसे होता है, क्यों होता है। तो जो राज ठाकरे जैसे इतने बड़े नेता हो गए पत्रकारिता के दम पर, नहीं तो उनको कौन जानता था। पत्रकारों ने ही राज ठाकरे को नेता बनाया है। आज वो चाहे अपनी पार्टी बना ले, चाहे कुछ और कहें, लेकिन वो मामला कुछ और है। तो इस नाते पत्रकार बहुत बड़ा क्षेत्र शब्द है, इसको जितना भरा जाए उतना कम है। प्रशांत तिवारी रहे हैं आपके प्रेरणा स्रोत, जैसा आपने बताया, आपके शब्द रहे। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश में या उससे बाहर भी जिस भी चैनल से मैं कभी बात करता हूँ, अभी जल्दी नेशनल जनमत के नीरज पटेल जी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने तपाक से पूछा कि विजेंद्र जी को आप जानते हैं, विजेंद्र यादव जी को? मैंने कहा तो मेरे घर के हैं। तो आपको एक नाम भी मिला है और आप काम भी कर रहे हैं, और आपने अभी संक्षेप में बताया भी। कुछ अपने पत्रकारिता जीवन के ऐसे अनुभव बताएं जो नौजवानों को इस जोखिम भरे साहसिक काम के लिए प्रेरित कर सके, या जो भी आप कहना चाहें नौजवानों से कुछ बताएं। आज के सोशल मीडिया में जो युवा छोटे छोटे चैनल बना के काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं TRP के चक्कर में, अपने यूट्यूब के जो व्यूवर्स दिखाने के चक्कर में गलत रास्ते भटक जाते हैं। उनको अपने पहली बात तो संविधान की गरिमा बचानी पड़ेगी, इसके बाद काम करना पड़ेगा, तब जाके पत्रकारिता उनकी सफल होगी और लोग उन्हें चाहेंगे। अपने मुंह से ऐसा कोई भाषा ना निकालिए कि आप संविधान विरोधी हो जाएं, आपके ऊपर 2-4 कोई मुकदमा कर दे। कलम में वो ताकत है
कि आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। आप संवैधानिक जब तक रहेंगे तब तक आपको कोई कुछ कर नहीं सकता, चाहे कितना बड़ा राजनेता हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप गलत रास्ते में भटकेंगे तो कहावत एक है कि अगर लहंगा बढ़ेगा तो फंसेगा। गलत रास्ते जब आपके बढ़ेंगे तो आपको जरूर फंसेंगे, उसमें फंसाने वाले लोग भी रहेंगे उसमें। विजेंद्र यादव जी के शब्द थे कि नौजवान शॉर्टकट के चक्कर में न पड़े, यही आपका इस संबंध में संदेश रहा। तो ये निश्चित तौर से आपकी बात अच्छी है। और आज के समय में मैं समझता हूँ कि आपकी निगाह में देश की प्रमुख समस्या क्या है और उसको आप कैसे समाधान देखते हैं, कैसे समाधान हो सकता है, इस बारे में कुछ रोशनी डालिए। देखिए, समस्या तो देश के सबसे बड़े राजनेता लोग हैं, यही लोग सब कुछ करते हैं। क्योंकि मैं देखा हूँ सत्ता की चाबी ही सब काम करती, चाहे अखिलेश हो, मायावती हो, या नरेंद्र मोदी हो, या बीजेपी के और बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री हैं, ये लोग सब सत्ता के पीछे क्यों भागते हैं? इतने मदमस्त क्यों? सत्ता की कुर्सी मिल जाए बस सारा काम खत्म। तो ये लोग जो नेता होते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, भले ये लोग लोकतंत्र में बनाए, संविधान बनाए, बिल बनाए, सब कुछ करें, ये सब अपने फायदे के लिए करते हैं। मुद्दा यही है इनका। और बाकी ये किसान का जो मुद्दा चल रहा है, किसान तो लॉलीपॉप है। किसान के बारे में किसने सोचा है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग, आज हमारे पास 10 बीघा खेत है। 10 बीघा खेत पर अगर आप बैंक में जाइए लोन लेने तो आपको 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। वही अगर आपकी ज़मीन 10 बीघा शहर में है तो आपको 10 करोड़ लोन मिलेंगे, यही बैंक देंगे। तो किसान में और शहरों में कितना फ़र्क है, आज भी सरकार इसके बारे में नहीं सोचती। ना कोई भी नेता सोचेगा, नेता भले वोट मांगने आएगा आपसे, कभी सोचेगा किसान के बारे में, किसान का भला कर दें? कभी नहीं, क्योंकि किसान पढ़ा लिखा नहीं होता। उस पर भी हमने पिछली खबरें भी चलाई हैं, देखी हैं आप लोगों ने। तो मुझे लगता है कि ये जनता जो नेता हैं, इनको सही ढंग का ईमानदार चुने, तब हमारी बात करेंगे। नहीं तो अन्यथा ये इसी तरह से 5-5 साल बीतते चले जाएंगे, आप भूल भुलैया में पड़े रहेंगे। जनता के लिए हमारे नेताओं के पास केवल घड़ियाली आंसू हैं, कहीं न कहीं आपके यही विचार रहे इस संबंध में। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आज जो हमारा फिल्म जगत है, जो हमारा नौजवान है, गांव का किसान है, सरकार ने भी उसको इजाफा करने में और भी कदम बढ़ा दिया कि कोरोना के बाद सबसे पहले दारू खाने खोले गए। आज नशा हमारे देश को गिरफ्त में लेने के लिए एक खतरनाक, जो खतरे की सीमा है उसको पार कर रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे फिल्म जगत को हमने देखा ही, आज अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खबरें आ रही हैं। हमारे राजनेताओं में भी नशे की हालत निहायत बुरी हालत में पहुंच चुकी है। पंजाब की बात आती ही है, नशे में क्या हालत है वहाँ की। और मीडिया जगत में भी मुझे लगता है कि समाचार के साथ सोमाचार बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसकी गिरफ्त में मीडिया जगत के लोग तथा कथित हमारे जो पत्रकार हैं वो भयानक रूप में हैं। इस बारे में क्या मेरा ये सवाल सही है? और सही है तो इस बारे में कुछ अपनी राय जाहिर करें कि शराब और नशे ने हमारी उस मीडिया के जो चौथा स्तंभ है, तीनों स्तंभ पर असर डाला है और चौथे स्तंभ से जिससे लोग उम्मीद लगाए थे वो भी उसकी गिरफ्त में है। एक नाम आता है लुटियंस दिल्ली। लुटियंस दिल्ली वो जगह है, सारे पत्रकार भी वहाँ मिलेंगे, नेता मिलेंगे, मंत्री मिलेंगे, सारे राजा जैसी ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। यही पत्रकार वहाँ जब जाता तो लुटियंस दिल्ली पहुँचता है तो वो अपने आप में, लुटियंस मतलब लोटा में भर के डुबो देना, जो हम लोग अपनी भाषा में अगर कहें, यहाँ की भाषा में, उत्तर प्रदेश की भाषा में लुटियंस मतलब उनको लूट के छोड़ देना। तो जो रही बात, ये आपने रस की बात कही है या दारू की बात कही है, फिल्म जगत में बात कही है, तो ये देखिए जैसे हाई प्रोफाइल बनते हैं लोग तो शराब और सुरा जो दोनों हैं उनके शिकार फंसते हैं, उनको अपना लोग हाई प्रोफाइल मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक आज भी लोग नहीं हैं। अगर ये कोरोना काल जो चल रहा है स्वास्थ्य को जागरूक कर रहा है, चाहे आज एक गांव का किसान जागरूक हो रहा हो, चाहे कोई बड़ा आदमी जागरूक हो रहा हो, लेकिन ये कोरोना काल ही लोगों को जीना सिखा रहा है। मैं तो कहूँगा हकीकत यही है कि लोगों को जीना सिखा दिया इसने। और सरकार इस पर भले कोई कहेगा, क्योंकि सारे बड़े नेता मंत्री इस बात को नहीं कहेंगे क्योंकि महामारी इसको मान लिए हैं लोग, लेकिन हम तो कहेंगे कोरोना ने लोगों को जीना सिखा दिया है। आज लोग अपने देखिए 6 महीने की प्रक्रिया देख लीजिए, लोग हाथ धोले बिना खाना नहीं खाते, बच्चा नहीं खाता, लोग साफ सफाई आते, कहीं जाते हैं कपड़ा धुलते हैं। तो सारी प्रक्रिया कोरोना ने सिखाया है। तो ये नेता लोग आज तक इतने दिन राज किए, क्या किए लोग? WHO की गाइडलाइंस तो देता रहा। इसके पहले को हुक्का पार्लर चलता है, युवा उसमें मदमस्त जा रहे हैं, उसको नई विषय है जो हुक्का पार्लर चल रहा है, फ्लेवर टेस्ट चल रहा है। आप सारे बड़े बड़े जो मंत्री नेता होते हैं इनके घर में आप जाएंगे कभी तो 2-4 हुक्के जरूर टंगे मिलेंगे। ये नहीं पता कि एक संस्था है ग्रीन, ये WHO के थ्रू इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर, इन्होंने कहा है कि गर्म हवा है हमारे शरीर को नुकसान करती है।
जैसे सिगरेट स्मोक हो गया, किसी तरह का भी स्मोक हो, ये नुकसान करता है हमारे शरीर के लिए। लेकिन हुक्का पार्लर चल रहा है, उसका फ्लेवर चल रहा है, कहते हैं ये नशा नहीं करता, लेकिन वो गर्म हवा के शिकार बच्चे सिगरेट, दारू, गांजा और कई सारे में मस्त होकर अपने खराब कर रहे हैं। पैसा तो कमाएंगे ही वहाँ पढ़कर, लेकिन एक तरफ गड्ढे में जाएंगे। अब इनको बचना है, इनको समाज जागृत हो, कुछ आगे किया जाए। आपकी बात से निकल करके आया कि अगर लोगों के अंदर आचरण और जीवन जीने की शैली नहीं होगी तो लाख मेहनत और कमाई के बाद भी उनकी जिंदगी खुशहाली की तरफ नहीं बढ़ सकती। तो इस पर समाज और सरकार दोनों की चुप्पी बड़ी ही खतरनाक दिखती है। समाज के जो स्थापित लोग हैं वो भी इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते, चुप्पी साधे हुए, और सरकार ने तो इसको जैसे बढ़ावा ही दे दिया है। ऐसी हालत में नौजवान कहाँ जाए, क्या करे, कैसे इसका समाधान होगा? मुझे लगता है कि आपने अपनी बातों बातों में बता भी दिया है कि समाधान और हल तो विज्ञान ही करेगा, और कोरोना काल में विज्ञान ही लोगों के काम आया। इसलिए आज जरूरत है कि नौजवान वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाए। लेकिन इस काम को कैसे किया जाए जब सरकार भी विपरीत परिस्थितियों में खड़ी है, उससे कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है और समाज भी जागरूकता की तरफ नहीं है, तो नौजवान क्या करें? नौजवानों के लिए कुछ आप अपनी बात बताएं। और हम सभी जो चाहते हैं, जो मीडिया का लक्ष्य है कि एक अच्छा समाज बन सके, उसके लिए हम लगातार काम करते हैं, तो वह काम हम कैसे संभालें? क्योंकि जब हम सच कहने जाते हैं तो सरकार जैसे तलवार तान करके खड़ी हो जाती है और समाज के लोग भी नहीं समझ पाते कि हम उसकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में मीडिया का काम और कठिन हो गया है, और जो सच्चे मन से, अच्छे मन से, पूरी तरह से प्रतिबद्धता से काम करना चाहते हैं, उनके लिए कठिनाई कहीं भी कम होती नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या भविष्य होगा? मैं समझता हूं कि जैसे आज़ादी की जंग थी, कुछ उसी तरह की परिस्थितियां हो रही हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि भगत सिंह मत लेना काया, फिर से भारतवासी की, और देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। तो क्या स्थितियां हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, युवा, अगर हमारे देश का जो युवा है, आज युवा ही देश को चला रहा है। नेता जो बनते हैं अपने आप को 50 साल में नेता मंत्री बनते हैं, इनका कोई योगदान बहुत ज़्यादा, ये खाली नेतृत्व करेंगे और युवा ही लाठी खाएगा, चाहे किसान खाए या युवा खाए या हमारे देश के छात्र करें। तो यही इन युवाओं की ताकत अगर जाननी है तो अब की बार जो मोदी जी का जन्मदिन था, ये अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया लोगों ने। तो ये दिखाई पड़ा इससे कि भाई अब की बार युवाओं में कितनी ताकत होती है। ये किसी के नेतृत्व में नहीं रहे, लेकिन कहीं न कहीं लोग बदनाम करते हैं, भाई पार्टी को बोलना है, ये हमारे नहीं किसी की विचारधारा है। लेकिन आखिर विचारधारा तो करेगा, हमारे देश का विकास करेगी, या किसी की हो, चाहे पेरियार की हो या राम की हो या कृष्ण की हो, सबकी तो विचारधाराएं रही, तभी तो ऐसा कुछ होता चलता है अब तक। रही बात युवाओं के स्वस्थ रखने की, तब जाके इनको असली बात जो हकीकत में स्वस्थ रखने की है। युवा हमारा विज्ञान तो पढ़ता है लेकिन अमल नहीं करता, वो धर्म के आड़े में फंस जाता है। सारे धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोगों ने इसकी ठेकेदारी ली है। इसी में अपने युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को फंसा रहे हैं। राम जपो, अल्लाह जपो, रहीम जपो या और सारे धर्मों के नाम जपो, लेकिन आप विज्ञान के शरण मत जाओ। विज्ञान में जाएंगे तर्कशील हो जाएंगे, जैसे आपने तर्क किया करते रहते हैं हर चीज़ को लेकर। जब तर्क में आएंगे तो चेक करेंगे, रियलिटी चेक करेंगे, तो स्वास्थ्य की बात होगी कि हमारा फायदा क्या हुआ, घाटा क्या हुआ। जब तक युवा फायदे और घाटे की बात नहीं करेगा, अपने जीवन रक्षा, जान माल की बात नहीं करेगा, मेरा क्या घटा क्या बढ़ा, तब तक वो सफलता नहीं पाएगी। इसी धर्म के धंधे में, सारे धर्मों के धंधे में फंसे रहेंगे। आपने एक अच्छी बात कहा कि एक उम्मीद की किरण निकली है। कई बार लोग पूछते हैं, कोई भी बात करिए अगर समाज में परिवर्तन की, सुधार की, संशोधन की, तो लोग तुरंत राजनीति पर आ जाते हैं, पूछते हैं आप किस पार्टी के हैं, इससे बाहर वो सोच ही नहीं पाते। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि क्या विकल्प है, किसको, वर्तमान सरकार को अगर हटाएंगे, वर्तमान प्रधानमंत्री को हटाएंगे तो किसको लाएंगे, वो चेहरा मांगने लगते हैं। लेकिन आपने अच्छी बात बताया कि जब विपक्ष और नेतृत्व खामोश हो गया और उसके पास कोई चारा नहीं दिखा, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं दिखा, तो जनता और नौजवान उठ करके सामने आ जाते हैं और उसी में से नई कोई तस्वीर उभरती है। और हमारे देश के लिए हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि भारत मजबूत है और उसके अंदर जो खामियां आई हैं, जो बुराइयां आई हैं, फिर लड़ करके वो जीतेगा। और भारत इन्हीं नौजवानों के चेहरों में है, इन्हीं के दिलों में है, इन्हीं के भीतर है। उनको लाख दबाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। यही नौजवान एक दिन फिर उभर करके आएगा, यही जनता उभर करके आएगी और अपना विकल्प खोजेगी। और हमको लगातार विकल्प खोजते रहना चाहिए। कभी भी पुराने लोगों से उम्मीद लगाए रखना शायद बेवकूफ़ी होगी और हमें नौजवानों को पर भरोसा करना होगा, नौजवानों को लेकर आगे बढ़ना होगा। और नौजवानों से ही उम्मीद है। हमारे महापुरुषों ने भी यही कहा था कि माई फेथ इन यंगर जनरेशन। तो हमारे देश के सामने नौजवानों को तो गुमराह करने के तमाम कोशिशें चली रही हैं,
मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी अर्णव गोस्वामी जैसे कुछ पत्रकार उभर करके आए हैं जिनको एक हुजूम उनको जिंदाबाद उनका जिंदाबाद कर रहा है, ये कहाँ ले जाएंगे हमारे सामाजिक परिस्थितियों को? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और पत्रकारिता में कहीं आर पार धुआंधार इस तरह की तमाम चीज़ें आ रही हैं, क्या ये पत्रकारिता के लिए उचित है? आप उससे जुड़े रहे हैं इसलिए आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, पत्रकारिता की बात आप कर रहे हैं, अर्णव गोस्वामी का नाम आपने लिया है। अर्णव गोस्वामी ये अगड़म गोस्वामी हो सकते हैं, अर्णव गोस्वामी नहीं हो सकते। अगड़म बगड़म इनका काम करना है। ऐसे पत्रकार जिनको संजय राउत तुम, बल्कि मुख्यमंत्री को जो तुम कहोगे, क्या योगी जी को मैं भी कहूँ तुम, मोदी जी को कहूँ मैं तुम मतलब क्या होता है? तुम शब्द हमारे हिंदी भाषा में शब्दकोश में बहुत बड़ी गाली मानी जाती है। आपने उस गरिमा को गिराया, तुम कह के अपने आप को गाली दिलवाया है। ये शब्द जो आते हैं इनकी, मुझे लगता है अर्णव गोस्वामी जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं उनके पास शब्दकोश की कमी है। हिंदी भाषा के जो पट्टी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये लोग हिंदी जानते हैं। अर्णव गोस्वामी हिंदी लगता सीखे नहीं ठीक से। अगर ठीक से हिंदी की मर्यादा गरिमा देखते तो ऐसे भाषा का उपयोग नहीं करते। तुम तड़ा की भाषा नहीं आती उनकी। मीडिया चौथा स्तंभ है, उससे लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। उसकी भाषा शालीन होनी चाहिए, कम से कम ये अपेक्षा तो पूरा हिंदी जगत और पूरा भारतीय समाज करता ही है, और ये बात आपने अपनी बातों में प्रकट किया। मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा, अभी छात्र आंदोलन लेकर के बिहार में जो नौजवान की हत्या हो गई है, मारा गया है, और जो हमारे किसान पशुओं को लेकर के, जो गाय को लेकर के जो नीति है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया और तमाम तबाही फैली हुई है। जगह जगह उनकी लाशें चिथड़े उड़ाते हुए कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा ही लोमहर्षक और विभत्स दृश्य है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे उसका समाधान किया जाए? आपने गाय की बात कही। गाय एक हमारा, मैं तो कहूँगा कि जो हालत आज समय उत्तर प्रदेश गाय की है, देश भर में होगी। ऐसी दुर्दशा मुझे लगता है 70 सालों में कभी नहीं दिखाई पड़ी होगी। योगी सरकार में जो गाय को बचाना चाहे, बल्कि उन्होंने गाय को अनकहे में मारने की कोशिश की है। सबसे ज़्यादा स्लॉटर हाउस किसके हैं? हिंदुओं के, ब्राह्मणों के हैं। ये लोग को कभी पकड़ा आपने? ये सारी गायें लोग बंधवाते हैं, एक ट्रक में लोड करते हैं, रातों रात माल पार, सारी गायें मरी हुई जिंदा। और दूसरी बात, अब तो युवा जो किसान है, कोई गाय उनका लेने वाला है नहीं, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो क्या करते, खुद ही कसाई के खूंटे पहुंचा दे रहे हैं। लो भैया, फ्री में ले जा काट लो। योगी सरकार कहेगा, हम कितनों लाख दावा कर ले कि नहीं गायें नहीं कट रही हैं, ये सच्चाई नहीं है। गायों का मीट इसमें फ्री बिकता है। अब कोई बोलने वाला नहीं है। अब हिंदू धर्म लोग ने कहा है, तो गाय से हिंदू धर्म नहीं चलता। गाय हमारे एक दूध देने की साधन है, इससे ज़्यादा हम कुछ उसको मानते नहीं हैं। चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो। बकरी तो 36 घर खाती, क्यों ना उसको राष्ट्रीय पशु को दर्जा दे दिया जाए। उसके विटामिन, उसके दूध में अगर आपको डेंगू हो जाए तो पिलाने से डेंगू खत्म हो जाता है। अच्छा, गाय के दूध से खत्म होगा? बड़ी विचित्र बात मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी भैंसों की वो दुर्गति नहीं दिखाई दे रही, दूसरे किसी पशुओं की नहीं, गाय को जीवा, जबकि गाय को माता कहने वाले लोग सत्ता में हैं। गाय के उनके सारे चीज, उनके गोबर को पूजा करते, उसका निर्यात करेंगे हो सकता है, उसके मूत्र का भी करेंगे। मूत्र भी बहुत कीमती बताया जाता है, बताया, लेकिन है नहीं। ये सब अंधभक्त जो होंगे अपने आप को, जिसको बिना जाने पीने की बात होगी, वो कर सकते हैं। अगर कीमती है तो भाई उसको तो सबसे पहले, हमारी इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, तो गंगा को भी, गंगा के जल को भी कीमती बताए हैं। गंगा के जल आता कहाँ से? आपने सारी नदियों, सारी नहरों नदियों में पानी, गंगा का पानी खत्म करके तो किसानों को देने लगे, तो गंगा में पानी आया कहाँ से? तो निर्मल कहाँ से हुआ? ये जानने का विषय है। आपके इन सवालों में दम तो जरूर है, तो इस नाते मैं कहूँगा, गंगा की बात करते हैं ये लोग, तो गंगा कैसी? गंगा में पानी है क्या? गंगा क्या हिमालय पर्वत का पानी यहाँ तक आता है? कभी नहीं आता। वो पानी नहरों के होकर किसानों खेत सिंचाई होती है, कितने सारे बैराज बने, वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। ये खाली एक अंधविश्वास को ढकने का तरीका, पाखंड को बनाने का तरीका है। गंगा का पानी गंगा में नहीं आता। पूरे उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का और सारी जगहों, दिल्ली तक के पानी यमुना में आते हैं, गंगा में आते हैं, सारे मलजल आते हैं गंगा में। इससे ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर सकता। सारे कितनों शोध कर लो, कुछ भी कर लो आप। आज जो बेरोजगारी की भयानक समस्या, त्रासदी सिर उठाए खड़ी होती चली जा रही है, इसका क्या हल होगा? हमारे नौजवान कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी त्रासदी है, इस पर सरकार और समाज उतना अभी गंभीर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़ा मुद्दा उभरने वाला है। लेकिन इस मुद्दे को दबाया जा रहा है। क्या इसका समाधान है? कैसे ये लड़ाई आगे बढ़ाई जाए? कैसे संसद में इस बात को बुझाया जाए? जबकि संसद में भी लोगों को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, वो अपने आप में एक, वो भी अलग चीज़ है। तो ये बातें हमारी कैसे पहुँचे सही जगह तक? देखिए, हमारे भारत में 2 तरह के व्यापार होते हैं। एक संगठित व्यापार है। मनमोहन सिंह जी ने जो बात कही थी, जब 2008 में आप देखिए, 2008-9 में हमारे देश की GDP 8-9 के पास पहुँची थी। किसान खुश था,
सारी चीज़ें उनको मिल रही थी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है शहरों की तरफ जो पलायन था युवाओं का वो भी बढ़िया था, लेकिन सब बेहतर खुशहाल थे। 2013 तक ही चली, 14 तक जाते जाते सरकार ने इसको अपने ढंग से चालू किया। मोदी सरकार जब आई, ये लोगों ने, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, या न कांग्रेस का हूँ, न सपा का हूँ, न बसपा का हूँ, न बीजेपी का हूँ, उससे से मतलब किसी, लेकिन जब नीतियाँ बदली तो दो तरह, एक तरह के किसान जो असंगठित पैसा कमाने वाले लोग थे, जो खुदरा व्यापारी था, अपने आप रोज कमाया रोज चला गया, जैसे कोई ठेले पे मछली बेच दिया, फल बेच दिया, उनका कहीं जिक्र नहीं है व्यापार में, लेकिन वो लोग अपने छोटे छोटे जो मार्केट है, बाजार है, काफ़ी संभालते हैं उसको, बहुत बड़ा उनका योगदान है। वो सस्ते के जो कम पैसे देने के लिए जो बड़े बड़े मॉल खुलने जा रहे हैं, वो महंगे के मॉल है, महंगे मतलब लोगों के लिए, हाई प्रोफाइल लोगों के लिए, क्योंकि गरीब का जो मॉल होगा शायद ठेला रेवड़ी वाला, कुमचा वाला होगा, उससे सस्ते में लेके चले जाते, 2 पैसा कम कमाता है, वो भी जीता है। उसका सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जिक्र कहीं किया ही नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र जो था पैसा कमाने का, उसको ये लोगों ने ख़त्म कर दिया, उसको ब्लैक मनी साबित करने की बात कही। उसमें भी इनके लोगों नेताओं के पैसे कमाए जाए, टेंडर की प्रक्रिया चालू की थी। सारे शहरों में हम लोग वेंडर स्ट्रीट बनाएंगे, कहाँ बना, कहीं दिक्कत बताइए। आज अगर कोरोना में वेंडर स्ट्रीट ना होते, घर घर ठेला लेके सब्जी ना बेचते, क्या लोग अपने घर पे जिंदा रहते? नहीं रहते। इस नाते किसान और ये वेंडर स्ट्रीट वाले जो ठेले कुमचे वाले लोग हैं, मध्यम निम्न तबके के लोग हैं, जो 20 रुपये, मैं कल देख रहा था रास्ते में, एक व्यक्ति आधा किलो मछली मारा नदी से और रास्ते में जा रहा था रात को 6 बजे बेचने, रात को अंधेरा हो गया था। हमने उनसे पूछा, चाचा आखिर में आप कहाँ जा रहे हैं? बोले भैया आधा किलो मछली मारे हैं, यही बेच देंगे तो सब्जी लेकर आएंगे घर पे। तो ये हालत है हमारे लोगों की, पैसा नहीं घर में खाने के लिए, मछली मार के बेच रहा है। वो चाहता था उस मछली को अपना खाना खाता और अपने घर पे सोता। आधा किलो कोई मछली बेचता है? ऐसा नहीं, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है। आपने ग्रामीण क्षेत्र की एक हकीकत को बयान किया, ये जो आपने ये जिक्र किया कि आधे किलो मछली को मार करके और बेचना, ये आँख खोल देने वाली बातें हैं। ये इस हालात से हमारा देश गुजर रहा है, लेकिन शायद हमारे राजनेता लोग जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, वो कहीं दिख नहीं रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी बड़े महान हैं, संत हैं और देशभक्त हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों का कोई रिजल्ट ग्राउंड पर, गांव में हमारे दिखाई नहीं दे रहा। लोग निराश, हताश, नौजवान बहुत बुरी दशा में है और आगे क्या होगा कोई राह नहीं सूझ रही है, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी, चैनल की तरफ से भी मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस ग्राउंड को, इस ग्राउंड की धरातल की सच्चाई को, हकीकत को समझिए और ज़रूर गांव पर आधारित, गरीबों पर आधारित, नौजवानों पर आधारित, हर घर पर आधारित कुछ ऐसा कार्यक्रम लेकर आइए कि हमारे लोग जिंदा रह सकें, बच सकें। और शिक्षा एक और सवाल और स्वास्थ्य बाद की बात है। आपका सवाल रहेगा और उस मुद्दों पर मुझे दर्द है, पीड़ा है। जो FCI की बात करती सरकार, राशन किट बांट, उसने कहा हम 90 करोड़ लोगों को राशन बांटे, 80 करोड़ लोगों के पास राशन बांटे। आपको बता दूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। आजमगढ़ जिले में 4 किलो अनाज बांटा जा रहा है, 4 किलो, जो कि देने की बात है 5 किलो। आप कहीं भी जाए, किसी गांव में जाइए, देखिए अगर 4 किलो मिलता है, कहीं कहीं 3 किलो मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता। तो इस पर मैं सोचता हूँ सरकार को गंभीर होना चाहिए और युवा भी गंभीर हो। अपने मिलता है 5 किलो चना है, महीने भर में 2 बार मिलते हैं, लेकिन अब जब हमने जांच किया, मैं पता करा, उसके पीछे लगा भी हूँ कि क्या मामला है इसका, कि जड़ तक जाए। इसमें सारे जो बड़े अधिकारी हैं, ये लोग मिली 1-1 किलो अगर एक आदमी से मिल रहा है, ये लोगों से एक कंट्रोल से, तो कितने बड़ी एक राशि तैयार हो रही है। जिले में बहुत बड़ी भ्रष्टाचार लूट है, इसको रोकना होगा, युवाओं को तैयार होना होगा, देश के लोगों को तैयार होना पड़ेगा, तब जाके ये मामला गंभीर बनेगा। क्योंकि जो राशन किट का मामला है, राशन बंट रहा है राशन केंद्रों पर, ये 4 किलो दिया जा रहा है। 4 किलो बहुत ज़्यादा नहीं होते, 1 यूनिट के लिए 1 यूनिट में होता है 5 किलो, लेकिन 4 किलो दे रहे हैं। और जो चने की दाल और तेल की बात कही गई, नमक की बात कही गई है, ये सब कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस नाते मैं कहूँगी मेरी पीड़ा है और इस बात को आप आगे बढ़ाएं और हम भी अपने कलम के माध्यम से कोशिश करेंगे कि ये मुद्दे को बनाए रखा जाए, ताकि जो बिचौली लूटने वाला मामला है खत्म हो। आपने अनेक मार्मिक सवाल इस तरह से उठाए और मार्मिक प्रसंग इस तरह से ला करके आपने सामने रखा है कि मैं खुद इस पर काफ़ी चिंतित हो रहा हूं। और मैं दर्शकों से और लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो लोगों के प्रति संवेदनशील हों और उनका जो आज़ादी के बाद देश की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ी मंदी, कोरोना जैसी महामारी से जब देश गुजर रहा है, तो हम अपनी संवेदना न खोएं और जो हमारे हाथ से कुछ बेहतर हो सकता है उसको जरूर करें। और विजेंद्र जी ने हमें समय दिया,
बातचीत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और अंत में अगर आप कुछ बात कहना चाहते हो अपनी तरफ से तो कर सकते हैं। देखिए, मेरा यही मतलब पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ, पत्रकारिता ही मेरा पेशा, मेरा उड़ना, मेरा बिछौना, मेरा सब कुछ है। इसको हम नहीं छोड़ेंगे। एक कहावत है सरकार के लिए, निंदक नियरे राखिए आंगन पुटी छवा है। अगर निंदा करने वाला नहीं रहेगा, सरकारें बेलगाम हो जाएंगी। मुझे लोहिया जी की बात आती है कि अगर सरकारें न सुने तो इनको चैन से सोने देना भी नहीं चाहिए। इसी बात को लेकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आगे फिर दोबारा मिलेंगे कभी और सारे मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। इनकी बातों से एक सवाल उभरा है, वो सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि कैसी सरकार चाहिए, निंदक नियरे राखिए वाली या जो चापलूस पसंद है? किससे हमारे देश का भला होगा, किससे समाज का भला होगा, किससे नौजवानों को कुछ राहत और दिशा मिलेगी? ये सवाल आप पर छोड़ता हूं, आप फैसला करें। और इसी के साथ आज की ये बातचीत यहीं पूरी होती है। फिर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, मिलेंगे, फिर दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।